recording start होगी. So here is our first lecture, the latest lecture. It's about the rotational kinematics. Rotational kinematics से मुराद क्या है कि काफ़ी मुश्किल लगता है लोगों को. नॉर्मली जो क्वेश्चंस होते हैं वो लीनियर के हवाले से होते हैं और लीनियर मोशन आप स्टडी कर चुके हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन. ये तमाम के तमाम लॉज इसी तरह से रोटेशन मोशन में भी लगते हैं. ठीक है. और काइनेमेटिक्स से मुराद ये है कि मैं इसमें जो है कॉज ऑफ मोशन को स्टडी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उसकी मूवमेंट को स्टडी करने की कोशिश कर रहा हूँ. अच्छा, so first of all the angular velocity and acceleration. So acceleration, let's think about a rigid body. Rigid body से मुराद मेरी ये है कि इसकी कोई पर्टिकुलर शेप ना हो, कोई सॉफ्ट बॉडी ना हो, शेप चेंज ना कर सकती हो, जब आप उस पर फोर्स अप्लाई करें तो उसकी शेप वैसी ही रहे. तो अगर किसी भी ऐसी बॉडी को अगर आप रोटेट कराएंगे तो उसके नतीजे में जो है वो एक ख़ास एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड रोटेट करना शुरू कर देगा और उसकी फिर हम स्टडी करेंगे उसकी मोशन की. जब हम उसकी मोशन को स्टडी करते हैं तो उसमें चंद चीज़ें पता चलती है. पहली बात तो ये उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, उसका लीनियर आर्क लेंथ है और एक यूनिट सर्कल है जिसके अराउंड वो रोटेट कर रहा है. तो अगर मैं सपोज करती हूँ कि उसकी जो आर्क लेंथ है वो एस है और जो सर्कल का रेडियस है वो आर है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मैं थीटा इक्वल टू एस अपॉन आर से देख सकता हूँ, जैसे कि यहाँ नज़र आ रहा है आपको. ठीक है. अब ये जैसे मैंने इसकी डायग्राम है, किसी बुक से मिल सकती है, एक नॉर्मल सी डायग्राम है. इसमें क्या किया है कि ये आपका आर्क लेंथ है एस, ये थीटा है और ये सर्कल का रेडियस है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा को मैं एस अपॉन आर से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. इस कंडीशन में जो एंगल का यूनिट होगा वो रेडियन होगा, डिग्री नहीं होगा. ठीक है. वी कैन डिफाइन द एंगुलर वेलोसिटी एज फॉलोज. एंगुलर वेलोसिटी जैसे नॉर्मल तरीकेकार क्या होता है, linear displacement में distance displacement divided by time. In the same way, if we are going for the angular velocity, the definition will be the angular displacement divided by time. तो इस तरह से डेल थीटा ओवर डेल टी है. अगर मैं कैलकुलस में इंस्टेंटेनियस में जाऊँ तो व्हाट वी हैव टू डू, हम डेल्टा टी को अप्रोच करवाएंगे टूवर्ड जीरो एंड दैट केस जो ओमेगा है वो बराबर हो जाएगा डी थीटा ओवर डी टी. ये हो गई आपकी एंगुलर वेलोसिटी. नेक्स्ट है आपका एंगुलर एक्सेलरेशन. जिस तरह से एंगुलर एक्सेलरेशन आपको गिवन होती है there is change in velocity with respect to change in time. In the same way, अगर मैं एंगुलर एक्सेलरेशन पे जाऊँगा, I have to write change in angular velocity with respect to change in time. What I have to do for instantaneous acceleration, I have to make del t approaches to zero and it will become d omega over dt. जबकि मुझे ऑलरेडी मालूम है कि डी ओमेगा जब बराबर होता है बी थीटा बाई डी टी के, तो जब मैं इसकी सब्स्टिट्यूट करूँगा वैल्यू तो एंगुलर एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आएगी अल्फा इज इक्वल टू डी स्क्वायर ओवर डी टी स्क्वायर आएगी. ये आवाज़ क्लियर नहीं आ रही. अभी जो है ना वो कंप्यूटर ऑडियो भी चेक कर लें, वो उस पर क्लिक किया करें तो ये आपको बताएगी. मैं इस बिल्कुल मैंने करीब किया हुआ माइक और मैं बहुत ज़ोर से बोल रहा हूँ. अगर इसके बावजूद भी आवाज़ नहीं आ रही तो नेट के इशू हो सकते हैं. काइंडली बेयर विथ मी. वैसे रिकॉर्डिंग इसकी हो रही है, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी. तो मेरा जो असल मकसद है वो आखिर में डेरिवेशन है जो मैं आपके साथ लाइव करनी है. ठीक है. नेक्स्ट जो है वो है डिस्प्ले रिलेटिंग लीनियर एंड एंगुलर काइनेमेटिक्स. डिस्प्लेसमेंट जो है हमारे यहाँ ऐसे ज़ाहिर किया जाता है, जबकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो थीटा से ज़ाहिर किया जाता है. इनके दरमियान जो रिलेशन है वो है एस इज इक्वल टू आर थीटा. इसी तरह से वेलोसिटी को हम वी से ज़ाहिर करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से ज़ाहिर करते हैं और इनके दरमियान जो रिलेशन है वो है वी इज इक्वल टू आर ओमेगा. इसी तरह से एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट बनेंगे, टेंजेंशियल और रेडियल. टेंजेंशियल जो है वो इसी तरह से आर अल्फा के बराबर होगा और रेडियल को हम ऑलरेडी किसी और नाम से जानते हैं, वो है सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन. और जब मैं वी की वैल्यू यहाँ पर रखूँगा तो ये बराबर हो जाएगा ए रेडियल इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ओवर आर. अगर मुझे रिजल्टेंट एक्सेलरेशन मालूम करनी होगी तो टेंजेंशियल का स्क्वायर ए रेडियल का स्क्वायर करके सम करूँगा, रूट लूँगा, मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा. ठीक है जी. नेक्स्ट जो है वो एनर्जी इन द रोटेशन मोशन. अब जब आप रोटेशन मोशन की बात करेंगे तो अब इफ अ बॉडी इज रोटेटिंग इट मींस इट इज नॉट एट रेस्ट, इट इज कंटिन्यूअसली मूविंग इन अ सर्कल.
तो इफ अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कल और एटलीस्ट इट इज मूविंग, तो इट मीन्स कि जो आपके पास जो एनर्जी होगी वो जो है वो काइनेटिक एनर्जी होगी। और इस काइनेटिक एनर्जी के साथ जैसे ही मैं काइनेटिक एनर्जी मालूम करूँगा वैसे ही मुझे जो है यहाँ पर बहुत सारी चीज़ और डिस्कस करनी पड़ेगी, जैसे मास है, वेलोसिटी r1 है। कुछ लोगों ने क्या कि रिपीट कर दिया, तो मैं दोबारा वापस जा रहा हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ एंगुलर एक्सेलरेशन से हट के रिलेटिंग टू डिस्प्लेसमेंट को हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हम ऐसे जाहिर करते हैं और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम थीटा से जाहिर करते हैं। तो इन दैट केस आपके पास जो है ये वैल्यू आ जाएगी इस तरह से x इज इक्वल टू आर थीटा। तो अगर आपको थीटा मालूम है तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट मालूम कर सकते हैं। वेलोसिटी जो है वो आपके पास होगी v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, v लीनियर वेलोसिटी है। एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट बनेंगे, टेंजेंशियल और रेडियल। और टेंजेंशियल जो है अगर आप स्ट्रेट टेंजेंट बनाएं किसी भी पॉइंट पर सर्कल पर मूव करते हुए, वो टेंजेंशियल कंपोनेंट बनेगा, वो बराबर होगा आर अल्फा के। जो रेडियल कंपोनेंट है उसको हम जानते हैं सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन के नाम से। इट ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, और वो बराबर होगा वी स्क्वायर ओवर आर के। और इस तरह से दो ये आपको अगर मैं वी की जगह आर ओमेगा रखूँगा ऊपर वाली इक्वेशन क्लास से, तो ये बराबर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ओवर आर के। ठीक है। अच्छा, हमाद साहब जो है, हमाद चौहान साहब रेज हैंड कर रहे हैं जी, चैट में पूछ लीजिए क्या पूछना चाह रहे हैं आप। अच्छा, स्पीच थोड़ा सा तेज बोल रहा हूँ। अच्छा, शुड आई रिपीट अगेन? क्या दोबारा रिपीट कर दूं या? चलिए ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। यहाँ मैं पूरी ज़्यादा बड़ी वो नहीं, मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता देता हूँ यहाँ पर। एंगुलर वेलोसिटी जो है वो वी कैन डिफाइन एंगुलर वेलोसिटी एज फॉलोज, जिसमें डेल थीटा से मुराद एक्चुअली अगर मैं लिखना चाहूँ तो थीटा 2 माइनस थीटा 1 कहूँगा। तो अगर किसी वक्त मैंने अगर चेक किया है सर्कुलर मोशन को, तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में शुरुआत में तय किया था वो थीटा 1 है। कुछ देर बाद जब डेल्टा टी ड्यूरेशन पूरी हो गई तो वो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था वो थीटा 2 आ गया। थीटा 2 माइनस थीटा 1 को मैंने यहाँ पर डेल्टा थीटा से जाहिर किया है। तो ओमेगा बराबर होगा डेल्टा थीटा ओवर डेल टी। अगर मैं उसको इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी पे ले जाऊंगा तो मुझे करना ये होगा कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम जो बहुत ही मिनिमम करनी पड़ेगी, इतनी मिनिमम कि ऑलमोस्ट बराबर हो जीरो के। इन दैट केस जो ओमेगा है वो बराबर होगा डेल थीटा ओवर डी थीटा ओवर डी टी के। सेम वे अगर मैं एंगुलर एक्सेलरेशन में जाऊंगा तो जिस तरह से एक्सेलरेशन बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इसी तरह से एंगुलर एक्सेलरेशन बराबर होगा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। For the instantaneous angular acceleration, what I have to do, I have to minimize the time duration almost equal to 0. In that case फिर ये जो हो जाएगा आपका अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा ओवर डी टी होगा। ओमेगा की जगह अगर मैं उसकी वैल्यू रखूँगा तो ये बराबर हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू डी स्क्वायर थीटा ओवर डी टी स्क्वायर। इसी तरह से अगर मैं इन दोनों को आपस में रिलेट करने की कोशिश करूँगा तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो बराबर होगा एस इज इक्वल टू आर थीटा के। तो थीटा और एस का रिलेशन ये हो गया। वेलोसिटी में अगर जाऊँगा तो एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी का रिलेशन ये होगा। और ये इन्होंने पूछा है कि एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट बन जाएंगे लीनियर एक्सेलरेशन के। अल्फा से मुराद है एंगुलर एक्सेलरेशन, जो कि आप मालूम कर चुके हैं बराबर है डी स्क्वायर थीटा ओवर डी टी स्क्वायर के। तो ये टेंजेंशियल कंपोनेंट, रेडियल कंपोनेंट बराबर होगा वी स्क्वायर ओवर आर के, जो कि सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन कहलाती है। और टेंजेंशियल कंपोनेंट बराबर होगा आर अल्फा के। तो ये आपका रिलेशन हो गया आपस में। नेक्स्ट जो था हमारा वो था इसकी एनर्जी। क्योंकि जब भी मैं सर्कुलर मोशन की बात करूंगा तो ये बात तो तय है कि बॉडी रोटेट कर रही होगी। जब बॉडी रोटेट कर रही होगी तो कुछ मूविंग है, जब वो मूव कर रही होगी तो उसकी जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी मालूम करने का जो तरीका है वो हमें मालूम है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो हम सपोज करते हैं कि देयर इज अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स m1 ओवर m2, और ये जो डिस्टेंस है आपके पास ये है r। कहाँ से है डिस्टेंस? ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो वो r1 r2 है, जो उनकी वेलोसिटीज है वो v1 और v2 है। तो अगर मैं इस पार्टिकल को लेबल करूँ इंडेक्स आई से, आई की वैल्यू 1 से लेकर इन्फाइनाइट तक हो सकती है।
तो हाफ एम आई वी इसका बराबर होगा हाफ एम आई आर आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। और टोटल काइनेटिक एनर्जी कैन बी गिवन एज K इज इक्वल टू हाफ, यहाँ समीशन आ गया एम आई आर स्क्वायर का, और मैंने इसको ब्रैकेट में क्यों लिखा बिकॉज इट रिप्रेजेंट एन अनदर यूनिक क्वांटिटी विच इज नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट टाइम ये इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एग्जैक्टली वो काम है जो लीनियर मूवमेंट में मास का होता है। मास वो एंटाइटी है जो कि इनर्शिया की वजह है। Inertia का चीज है the tendency of a body to change to oppose the change in its state. In the same way, angular motion में जो entity change in state को oppose करती है वो कहलाती है moment of inertia, और वो सिर्फ मास के बराबर नहीं है बल्कि उसकी साथ साथ बराबर आएगा r की। अच्छा, यहाँ पर ये जो r है अमूमन इसको लोग डिस्टेंस कहते हैं। अगर आप डिस्टेंस कहेंगे तो बात गलत हो जाएगी। ये डिस्टेंस नहीं है बल्कि ये जाहिर कर रहा है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड मास किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अगर बहुत दूर तक डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो ये आर की वैल्यू ज़्यादा होगी, आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा। कभी कभार ऐसा भी होता है कि बॉडी जिस तरह से बनाई जाती है तो उसका ज़्यादातर मास जो है वो किनारों पर होता है या सेंटर पर होता है। जैसे कि अगर मैं बाइक की बात करूँ जो आप रोज़ाना चलाते हैं तो बाइक में देखिएगा कि उसका जो जो ड्रम है वो सबसे ज़्यादा हैवी होता है और वो सेंटर में वो करीब है एक्सिस ऑफ रोटेशन के, जबकि जो रबर है जो रिम है वो बहुत हल्का होता है और वो बिल्कुल किनारों पर होता है। इस तरह से मास की डिस्ट्रीब्यूशन जो है मैक्सिमम मास की वो करीब होती है एक्सिस ऑफ रोटेशन के। इससे होता क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू हो जाती है कम, और जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कम हो जाती है तो इस गाड़ी के व्हील को घुमाना भी आसान है और इस गाड़ी के व्हील को रोकना भी आसान है। तो इस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया की प्रॉपर्टी को यूज किया जाता है। मैं इनर्शिया दोबारा रिप्रेजेंट कर दूँ। इनर्शिया जो है इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी विच चेंज विच ऑलवेज अपोज द चेंज इन स्टेट। अमूमन हमारे पास दो स्टेट्स हैं, रेस्ट और मोशन। तो अगर मोशन से रेस्ट में आना चाहूँगा तो भी अपोज करेगी, अगर रेस्ट से मोशन में आना चाहूँगा तो भी अपोज करेगी। लीनियर मोशन में ये जो पोजीशन है ये मास प्रोवाइड करता है, जबकि रोटेशनल मोशन में यही काम जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोवाइड करता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अकेला मास नहीं है बल्कि इसके साथ एक आर आई स्क्वायर भी आता है, और आर से मुराद यहाँ पर डिस्टेंस नहीं है सिंपल, बल्कि दिस आर एक्चुअली शोज हाउ द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और जब मैं एम आई आर आई की जगह समेशन की जगह अगर मैं आई लिखता हूँ तो ये बराबर हो जाता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आई ओमेगा स्क्वायर, और ये इक्वेशन है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो अब है कि हाउ कैन वी कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर आपको कहा जाए कि आप किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करें तो आप किस तरह कैलकुलेट करेंगे, तो उसके जरिए हम क्या करते हैं, वी विल यूज द कैलकुलस। कैलकुलस यूज करने के लिए हम क्या कहते हैं कि एक्चुअली जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होता है एम आर स्क्वायर के। तो मैं अगर इसको डी आई कह लूँ और मास के डिफरेंशियल एलिमेंट लूँ तो टोटल जो काइनेटिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो बराबर होगा इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी एम। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि जो डी एम है जो मास है इसको इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी एंड वॉल्यूम शो करता हूँ, और आई हैव सपोज फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी कि डेंसिटी जो है इट रिमेंस कांस्टेंट। तो जो मैं मास बराबर होता है डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम के, क्योंकि डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ मास है तो ये बराबर होगा डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम। ये वी वेलोसिटी नहीं है, कैपिटल वी। इस तरह से रो को जब मैं कांस्टेंट सपोज करके बाहर निकाल लूंगा तो इन द एंड वी हैव आई इज इक्वल टू रो आर स्क्वायर डी वी। ठीक है जी, ये आपके पास आ गया कि हाउ टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम हमेशा जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे तो लास्ट इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे जिसमें हमें मास को इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी और वॉल्यूम रिप्रेजेंट करना होगा और बराबर होगा आर स्क्वायर डी वी के। ठीक है, और अब हम जा रहे हैं कैलकुलेट करने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर रोटेटिंग अबाउट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अच्छा, इससे पहले कुछ लोग ने रेज हैंड किया, सवाल कर लें क्या करना चाह रहे हैं। मैंने इनर्शिया भी रिपीट कर दिया, और क्या रिपीट करना है बाकी। जो अब ये डेरिवेशन है ये स्टार्ट करनी है हमें, तो कुछ सवाल करना है तो पूछ लें। स्टार्ट में लास्ट वन अहमद मुस्तफ़ा साहब, लास्ट वन से क्या मुराद है आपकी? मैं ये बताऊं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, या मैं ये बताऊं कि कैलकुलेशन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे करनी है? कैलकुलेशन, चलें चलें ठीक है, मैं अभी इसको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ थोड़ा बहुत।
इनर्शिया में दोबारा बता दूं कि इनर्शिया जो है ये टेंडेंसी है ऑफ ए बॉडी टू अपोज द चेंज इन इट्स स्टेट। अगर आप किसी भी बॉडी को जो रुक रहा है, अगर वो चल रही है उसको रोकने की कोशिश करें तो इनर्शिया जो है वो कोशिश करेगा कि बॉडी मूवमेंट की हालत में ही रहे, इसके साथ कोई धक्का लगता है आगे की तरफ, और इसको हम कहते हैं इनर्शिया। लीनियर मोशन में जो इनर्शिया है इट टोटली डिपेंड्स अपॉन मास, जबकि रोटेशनल मोशन में इट डज नॉट ओनली डिपेंड अपॉन मास, इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द हाउ द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और इससे मैंने एग्जाम्पल दी थी बाइक के पहिए की। बाइक के पहिए में अगर आपको याद हो तो जो ड्रम है उसका सबसे हैवीएस्ट पार्ट होता है और वो बिल्कुल करीब होता है जहाँ से पहिया घूम होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन के। इससे फ़ायदा क्या होता है, और जो उसका रेम है और जो रबर का जो टायर है वो बहुत हल्का होता है एज कम्पेयर टू द ड्रम। इससे फ़ायदा ये होता है कि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू काफ़ी कम कर देते हैं। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कम करते हैं तो इस व्हील को, बाइक के पहिए को घुमाना भी आसान है और जब इसे रोकना होता है तो रोकना भी आसान है, दोनों चीज़ें। तो इसलिए ये तरीका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो मैंने इनर्शिया आपको रिपीट कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट जो है कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हमने कैलकुलस यूज़ की। कैलकुलस के लिए हमने इंटीग्रेशन साइन यूज़ किया। मैंने क्या क्या सपोज किया, मैंने सपोज किया है कि ओके जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है वो एक अच्छी खासी बड़ी क्वांटिटी है, उसको मैंने आर स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया। लेकिन मास जो है उसको मैंने रिप्रेजेंट किया डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ पार्ट, डिफरेंट मतलब छोटा सा मास यूज़ किया है। और ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल, अगर मैं तमाम मास की बात करूंगा तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा ओवरऑल वाला मास। और मैंने क्या किया है कि मास को लिखा है इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी एंड वॉल्यूम, जहाँ पर मैंने डेंसिटी को रो से जाहिर किया है, वॉल्यूम को डी वी से जाहिर किया है, डी एन में तो डी वी आएगा। और मैंने ये सपोज किया है कि जो डेंसिटी है वो जो है वो कांस्टेंट है। जब डेंसिटी कांस्टेंट है वी कैन टेक इट आउट फ्रॉम द इंटीग्रल साइन, तो हमारे पास जो आखिर में जो वजह बचेगी वो आर स्क्वायर डी वी बचेगा। तो 3 लोगों ने हाथ रेस किया था, जी फरमाइए। 3 लोगों ने कुछ कहना है तो कह लीजिए। रेडियस यहाँ पर वेरिएबल नहीं होगा, रेडियस कांस्टेंट होगा। एक दफ़ा जब आपने बॉडी डिसाइड कर ली किस तरह की है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास भी वो भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो लेकिन ये ज़रूर है कि रेडियस कभी कभार ऐसा होता है कि मैं वॉल्यूम जो है वो वेरिएबल होता है, वॉल्यूम जैसे, और वॉल्यूम की जो अपनी वैल्यू है वो खुद डिपेंड करती है रेडियस पर। तो इन दैट केस इंटीग्रेशन साइन के अंदर मुझे आर रखना पड़ेगा। डीएम से मुराद है डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ मास। महमूदुल हसन साहब सवाल कर लें, आपने हाथ उठाया। तो सवाल करना है किसी को तो मैं डिफरेंशियल मास इसलिए लिया कि मैंने आपको पहले ही बताया, अब तो नहीं मैंने बताया नहीं बताया, लेकिन कैलकुलस का जो अंदाज है सॉल्व कैलकुलस इस्तेमाल करने का किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो ये है कि हम बहुत ही छोटे मास के लिए कोई चीज़ को मालूम करते हैं, छोटे डिफरेंशियल मास कह लें या डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ क्वांटिटी कह लें, उसको पूरी तरह सॉल्व करने के बाद उसको टोटल जब इंटीग्रेट करते हैं तो पूरी की पूरी वैल्यू मालूम है। तो मैंने क्या किया है कि मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करने की कोशिश की है फॉर वेरी स्मॉल मास, और वो मास जो है एक बहुत बड़े मास का हिस्सा है और ऑब्वियसली इसके लिए बराबर भी कम हो जाएगा। और जब मैं तमाम मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करूँगा तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये तरीक़ाकार होता है कैलकुलस में सॉल्व करने के लिए। आर यहाँ पे वेरिएबल भी हो सकता है, आर यहाँ पे कांस्टेंट भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम कैसी। जैसे अभी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे सिलेंडर की तो उसमें आपको पता चल जाएगा मैं आर से क्या मुराद है, क्योंकि यहाँ पर जो है कभी कभार आर जैसे सिलेंडर में खासियत है, जब हम करेंगे सॉल्व उसमें 2 तरह के रेडियस आती हैं, एक आता है इनर रेडियस, एक आता है आउटर रेडियस। जब इस तरह की कंडीशन आती है तो फिर आर जो है वो वेरिएबल हो गया, क्योंकि आर चेंज हो रहा है R1 से R2 में। बात समझ में आ रही है मेरी? रेडियस डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम कैसी है। सिलेंडर वाले प्रॉब्लम में जिसमें सॉलिड सिलेंडर नहीं है बल्कि थिन एक सिलेंडर है, उसमें 2 रेडियस आते हैं, एक इनर रेडियस एक आउटर रेडियस। तो इन दैट केस रेडियस वेरिएबल हो गया, और जब रेडियस वेरिएबल हो गया तो इंटीग्रेशन साइन से बाहर नहीं आता। और अगर रेडियस कांस्टेंट होगा तो बाहर आ जाएगा। तो इट डिपेंड्स अपॉन द प्रॉब्लम। नहीं, क्यों नहीं पड़ेगा? इंटीग्रेशन साइन में आर की वैल्यू चेंज होगी तो हर चीज़ पर फर्क पड़ेगा। इट डिपेंड्स, पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा अगर आर चेंज होगा।
कांस्टेंट लिया गया, रो कभी कभार रो ऐसा हो सकता है कि रो कांस्टेंट ना हो, एक सवाल इसमें प्रॉब्लम है। इसमें रो को हमने क्या लिया है, जिसमें अगर मैं डिस्क की बात करूँगा या सॉलिड स्फीयर की बात करूँगा तो वहाँ पर जो है वो रो जो है कभी कभार कांस्टेंट ना भी, ये भी हो सकता है कि कांस्टेंट ना हो, लेकिन हमने अपनी आसानी के लिए सपोज कर लिया कि रो कांस्टेंट है, तो जब रो कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लिया। आगे बढ़े या अभी तक समझ में नहीं आया? प्लीज हमाद साहब, आपको समझ में आ गया? जी, आर स्क्वायर की डायरेक्टली प्रोपोर्शन, सिर्फ आर नहीं कहेगा, आर स्क्वायर। यहाँ याद रखिए आर जो है वो डिस्टेंस नहीं है, आर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, कहाँ से, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन से। जी, हमाद चांद साहब, मुस्तफ़ा दानियाल साहब, हम आगे चले। मोहम्मद दानियाल साहब, ठीक है आगे बढ़ते हैं, चलें। तो उसके बाद जो है ये एक डायग्राम, जब डायग्राम समझ लेंगे आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। डायग्राम समझिएगा, डायग्राम में देखिए ये एक सिलेंडर है। आवाज़ सबको आ रही है? मेरे पास एक मैसेज आ रहा है कि जो इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, तो अगर किसी का आवाज़ ना आ रही है तो माजरत, फिलहाल तो कुछ नहीं किया जा सकता, रिकॉर्डिंग भी आपको पेश की जा सकती है बाद में। ये एक जो है एक सिलेंडर है, और इस सिलेंडर की खासियत ये है कि इसकी लेंथ फिक्स्ड है, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है इसके बिल्कुल सेंटर से गुजर रहा है, जो कि आपको क्लियर नजर आ रहा है, ये देखिए, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो ये जो है इस तरह से रोटेट कर रहा होगा। ये इसकी लेंथ है, टोटल लेंथ, और ये है इसका इनर रेडियस, ठीक है, और ये है इसका आउटर रेडियस, ठीक है। ये इनर रेडियस है, ये आउटर रेडियस है, ये इनर रेडियस है। और ये जो चीज़ है जो कि कुछ भी नहीं है, ये एक्चुअली क्या है, ये मेरी सरफेस मैंने सपोज किया आर के लिए, ताकि इसको मैं चेंज कर सकूँ डी आर के लिए। अच्छा, ये स्मॉल सा जो एलिमेंट लिया ये मैंने डी आर लिया, कि मैं अगर इस इनर रेडियस से या आउटर रेडियस से इसके अंदर एक छोटी सी झिल्ली सी पतली सी ली है, और मैंने सपोज किया है कि इन दो, ये इतनी पतली सी है कि इसका जो रेडियस है, जो सेपरेशन है वो बहुत ही छोटी है, जो डी आर के बराबर है। समझ में आ गई सबके बात एवरीवन? दोबारा मैं रिपीट कर दूं, ये इसको यहाँ पे जो एक्चुअल जो है, ये इनर रेडियस है और ये एक आउटर रेडियस है। इनर रेडियस की वैल्यू कैपिटल R1 है, आउटर रेडियस की वैल्यू कैपिटल R2 है, और दोनों सिलेंडर की लेंथ कॉमन लेंथ है, वो है कैपिटल L। कैलकुलस लगाने के लिए मैंने क्या सपोज किया, R1 और R2 के दरमियान एक बहुत ही पतला सा हिस्सा इसका अलग कर लिया है, और उसकी जो विड्थ रखी है वो रखी है मैंने DR, ताकि इससे मैं सॉल्व कर सकूँ। बात समझ में आ गई सबकी? चलें, तो अब जो है मैं इसको लाइव सॉल्व कर रहा हूँ। डायग्राम अगर आप चाहें तो इसका स्नैपशॉट लेके साइड में रखिए, ताकि देखते रहें कि हम क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको जो है नेक्स्ट स्लाइड में इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। कैलकुलेशन, ठीक है, या डेरिवेशन जो आप करना चाहें। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास जो है, ये हमारे पास जो कैपिटल आई की वैल्यू है वो काफ़ी कम है, तो कैपिटल आई के लिए हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे इक्वेशन, और ये बराबर होगा आई, वही चीज़, इजिकल टू, ये इंटीग्रेशन साइन है आपका, और ये आपके पास आ जाएगा आर स्क्वायर डी एम के। अच्छा, अब यहाँ पर जो है सवाल है कि आप डी एम से क्या मुराद लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो डी एम की वैल्यू है, अगर मैं सपोज कर लूँ इसको, तो डी एम की वैल्यू जो है हमारे पास वो बराबर है, बल्कि इसको पहले डी एम पे है, डी एम जो है वो बराबर है रो ठीक है, और ये बराबर है डी वी के। अच्छा, वॉल्यूम जो है सिलेंडर का बराबर किसको होता है, किसी को मालूम है? वॉल्यूम जो है किसी को मालूम है बराबर किसके होता है?
आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, कुछ कहना चाहें तो कह दें। किसी को मालूम है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर बराबर किसको होता है? सर 4/3 पाई आर क्यूब। नहीं, पर ये जो है ये स्फीयर का है, 4/3 पाई आर क्यूब। जो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर होता है वो बराबर होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल के, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर बराबर है पाई आर स्क्वायर एल के। टाइम खत्म होने वाला है, 8 मिनट रह गए, जल्दी जल्दी मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सके, ठीक है। अब ये पाई की वैल्यू कहाँ से निकालें भाई? ये रहा पाई, एक गलती हो गई, पाई आर स्क्वायर एल, ठीक है, जो इसकी लेंथ है। अब यहाँ पर डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या लेंगे हम? आर ही लेंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो आपके पास जो डी वी आएगा वो आएगा, देखिए डी वी इज इक्वल टू, और जब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 पाई आर एल, ठीक है जी। तो इस तरह से जो फाइनल जो हमारे पास जो डी एन की वैल्यू आएगी, अगर उसमें डेंसिटी भी शामिल कर दें तो हमारे पास आएगी डी एन इज इक्वल टू रो और ये ब्रैकेट में आपके पास 2 ये आपके पास इक्वेशन की ब्रैकेट, ये है आपका डी एन। तो अगर मैं यहाँ पे पुट करूँगा इक्वेशन में ऊपर वाली, तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, देखिए 6 मिनट रह गए हमारे पास। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन आपके पास मौजूद है, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा आर स्क्वायर, तो आपके पास था ही, तो ये पहले आर स्क्वायर लिखे, यहाँ पर जैसा है वैसा ही लिखें, कोई चीज़ चेंज ना करें। और डी एन की जगह जो आपके पास आ जाएगा रो डेंसिटी, और ब्रैकेट में आपके पास 2 पाई आएगा, ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो है लिमिट्स लगेगी, लिमिट्स किस चीज़ की लगेगी? रेडियस की। तो जो चीज़ें कांस्टेंट है वो बाहर निकाल लें, ठीक है। तो मैं कांस्टेंट में जो है जो चीज़ें बाहर निकल सकती हैं उनको बाहर निकाल लूँगा, और ये जो है लिमिट्स लगाऊंगा। अब कौन सी? हमारे पास लिमिट्स हैं R1 और R2, ठीक है। तो एक इनर रेडियस है R1 और एक आउटर रेडियस है R2, और बाकी जो चीज़ें यहाँ मौजूद हैं वो हैं आपके पास ये थोड़ा सा मुश्किल हो रही है लेकिन चलो, ये आपके पास मौजूद है, ठीक है जी। और आर स्क्वायर जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है, तो यहाँ पर ये तो आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और 2 बाहर निकल आएगा, रो बाहर निकल आएगा, और कैपिटल एल बाहर निकल आएगा। तो हमारे पास जो है 4 मिनट रह गए, मैं सवाल ले लेता हूँ, किसी के सवाल है? नेक्स्ट सेशन नहीं होगा क्योंकि आप लोगों की शायद क्लास है, उन्होंने कहा 7:30 बजे, तो डेरिवेशन जो है यहीं तक ही रखें क्योंकि टाइम रही है, 3 मिनट रह गए। या आप कहें तो दोबारा ये 10 मिनट की दोबारा मीटिंग करके इसे ख़त्म कर लें, कोई नहीं होगा। ऐसा करें कि
मैं ये मीटिंग एंड करता हूँ, दोबारा मीटिंग स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो 10 मिनट में ये डेरिवेशन खत्म हो जाएगी, ठीक है। जितना होता है वहाँ से करते हैं, जैसी खत्म होगी उसके 5 मिनट में 2 दिन बाद आपको दोबारा से वो दे दूंगा। तो इसमें तो जो चीज़ें बाहर निकालनी है बाहर निकाल लें। इसमें देखिए ये जो इक्वेशन थी आखिरी, तो एज इट इज कॉपी कर लें पहले, ताकि वहाँ से स्टार्ट कर दें जी। अच्छा, ये जो है आपकी इक्वेशन आ जाएगी। देखिए यहाँ पे जो चीज़ें हैं, एक तो ये कैपिटल आई आ गया आपका इज इक्वल टू, इधर देखें दो चीज़ें कॉमन आ गई, एक तो 2 आपका बाहर आ गया, फिर आपका जो है पाई बाहर आ जाएगा कि ये भी कांस्टेंट है, फिर आपका जो एल जो है वो भी बाहर आ जाएगा, ठीक है। अंदर आपके पास जो रह जाएगा वो रह जाएगा आर क्यू, ठीक है। और रो भी बाहर आ जाएगा, रो भी रह गया, रो भी बाहर आ जाएगा। अंदर आपके पास रह गया लिमिट के साथ आर क्यू, तो ये आपकी लिमिट R1 R2 और ये है आपका RQ। अच्छा, मेरा एक सवाल है यहाँ पर कि यार डेरिवेटिव तो यहाँ पर आया ही नहीं, तो किसके रिस्पेक्ट से करेंगे, कहाँ डेरिवेटिव आना चाहिए था। किसी के जहन में कोई बात है, मतलब मैं अगर आपको मालूम है ना कि जब आप डेरिवेटिव करते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि डी आर मौजूद हो, जिसकी रिस्पेक्ट से करते हैं। तो यहाँ पर तो कोई डेरिवेटिव डी मौजूद ही नहीं है, तो कैसे करेंगे। इससे इसका रीज़न ये कि हमसे एक बुनियादी गलती हुई है पीछे, और वो गलती ये हुई है कि जब हमने डेरिवेटिव लिया डी वी की जगह, तो यहाँ पर जो है क्या आना चाहिए था, डी आर। और इसी तरह से यहाँ पर भी क्या आना चाहिए था, डी आर। इसी तरह से यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, डी आर। और इसी तरह से यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, डी आर, ठीक है। फाइनली हमारे पास जो इक्वेशन आएगी उसमें भी फिर यहाँ पर क्या होगा, डी आर मौजूद होगा। 1 मिनट रह गया है, तो अब जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे लिमिट के लिहाज से, तो मैं अभी इसके फ़ौरन बाद ही क्लास ओपन करते हैं, क्लास में ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट फ़ौरन क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है।